हेलो एवरीवन, मेंटन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वर्तमान परिदृश्य में जो हमारे आरएएस के एग्जाम हो रहे हैं और स्पेशली जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हो रहे हैं, इसमें जो पॉलिसीज और स्कीम्स उनका जितनी इंपॉर्टेंस है वो आप खुद प्रीवियस एग्जाम समझ गए होंगे। रिसेंटली जो आरएएस 2024 का एग्जाम हुआ था, जिसका आयोजन अभी 2 जनवरी और फेब मंथ के अंदर हुआ था, 2025 के अंदर, इसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। रिसेंटली ना सिर्फ स्कीम की डेट, पॉलिसीज की डेट, बल्कि उसका डिपार्टमेंट और उसके साथ में उसके मेन प्रोविजन है वो भी पूछे गए। तो ऐसा एरिया जहां से हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं उसे हमें करना चाहिए। इवन ये जो आरएस की तैयारी है उसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में राजस्थान को समझने में बहुत अच्छी हमारा एक योगदान भी देता है, क्योंकि जो पॉलिसी स्कीम्स होती है वो राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं हॉलिस्टिक अप्रोच से बनाई जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज जो हमारी मेन पॉलिसीज है उसका प्रथम चरण स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो भी क्लासेस अपलोड की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको जो भी हेल्पफुल लगती है। और यहाँ पर पॉलिसीज के अंदर जो हमारी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान की पॉलिसी है जो साल 2024 के अंदर आई थी, वो थी रिप्स। और ये साल 2024 में आई, लेकिन इसका आज भी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि सारा का सारा जो फ्रेमवर्क है ये पॉलिसी बनाती है। ये राजस्थान के अंदर जो निवेश है उसको आकर्षित करना, इंडस्ट्री को बढ़ाना, इन सब चीजों पर काम कर रही है। तो पहले आपको ये पता होना कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 जो कि साल 2024 के अंदर आई थी, 8 दिसंबर को इस पॉलिसी को लेके आया गया था 2024 के अंदर। और इस पॉलिसी के अंदर 2 डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले चूंकि इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है तो इस पॉलिसी को जो लेके आया वो हमारा वित्त विभाग था, फाइनेंस डिपार्टमेंट। परंतु इस पॉलिसी को जो मुख्य रूप से इंप्लीमेंट करना है, इसको लागू करना है, उसके लिए जो हमारा वाणिज्य डिपार्टमेंट है, कॉमर्स का जो हमारा इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसका मुख्य रोल है। इंप्लीमेंटेशन में रोल किसका है? इंप्लीमेंटेशन में जो रोल है वो हमारा वाणिज्य विभाग का है। और जो पॉलिसी लेके आने का काम किया वो किसका है? तो वो हमारा वित्त विभाग है, फाइनेंस। ठीक है, ये बहुत बड़ा बेंचमार्क का काम करती है ये पॉलिसी, और इसको ढंग से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर जो प्रावधान है वो लगभग उद्यम के लिए, एमएसएमई के लिए, किसी प्रकार के इंडस्ट्री के लिए, क्लस्टर की योजनाओं के लिए, सबके अंदर ऑलमोस्ट सेम प्रावधान है। जो यहाँ आप स्टेट की इंडस्ट्री को, उद्यम को जो बेनिफिट दोगे, बाकी आप सारी की सारी स्कीम्स में वही देखते हो। यहाँ पे ये जो पॉलिसी है ये चाहती क्या है? ये पॉलिसी चाहती है, क्योंकि जब ये पॉलिसी आई उस टाइम विकसित राजस्थान 2047 का डॉक्यूमेंट नहीं आया था। तो उस वक्त जो हमारा विजन था वो ये था कि हमें अगले 5 वर्षों में राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको 350 बिलियन तक लेके जाना है। और ये 5 वर्ष कब थे आप अच्छे से जानते हैं, साल 2029-30 की बात चल रही है। यानी कि 2030 तक हमारा लक्ष्य था कि हमें हमारी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको 350 बिलियन डॉलर तक लेके जाना है। ये हमारा मेन लक्ष्य था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में आप जानते हैं कि हम 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य था उसी प्रकार से हम विकसित राजस्थान लेके आए। और जो ये विकसित राजस्थान 2047 का डॉक्यूमेंट है, इसने कहा कि हाँ बिल्कुल हमारा लक्ष्य है कि हमें अगले 5 सालों में, यानी कि साल 2030 के वित्त वर्ष के खत्म होते होते हमारी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको 350 बिलियन डॉलर करना है। ये हमारा है। परंतु जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि साल 2047 तक आज जहां भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी है वहां हमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2047 में लेके जाना है। तो आज भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था आज 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। ये आज भारत की अर्थव्यवस्था है और इतनी ही अर्थव्यवस्था 2047 तक राजस्थान को अपनी करनी है। तो ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए एक बीच में बेंचमार्क हमने क्या बनाया कि 5 साल के अंदर साल 2030 तक राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था उसको 350 बिलियन डॉलर करना है। तो सवाल उठता है, सर आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितनी है? वर्तमान के अंदर जो इस वर्ष का हमारा इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक रिव्यू और बजट आया, तो बजट तो बोलता है कि अगले साल तक जो हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसको हम लगभग 21.52 लाख करोड़ के आसपास कर लेंगे। एक मोटा मोटी आंकड़ा बताया इन्होंने। और बोला है कि प्रेजेंटली जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो इस साल के अंत तक 18.75 लाख करोड़ है। ये 18.75 लाख करोड़ ये आपकी प्रचलित कीमत पे है, ये करंट प्राइसेस पे है, और ये आपके इकोनॉमिक रिव्यू जो इस वर्ष का है, जो भी आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके अंदर ये चीजें बता रखी। यहाँ पे हम इन चीजों को साथ में इंटीग्रेट कर रखे हैं ताकि क्या है हम इस पॉलिसी को ढंग से समझ सकें। तो इस पॉलिसी ने क्या बोला कि 2029-30 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को अगले 5 सालों में
350 बिलियन करना है, लेकिन अगर विकसित राजस्थान का लक्ष्य हासिल करना है तो इसको हमको 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाना है। डन। अब ये कैसे लक्ष्य हासिल करेंगे, तो इन्होंने बोला 3 पिलर है हमारे पास। एक, हम हरित विकास के ऊपर काम करेंगे। दूसरा, हम निर्यात के संवर्धन, उसके प्रमोशन, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर काम करेंगे। और तीसरा, हमें कहीं ना कहीं जो मानव क्षमताएं हैं उसका विकास करने की आवश्यकता है। यहाँ पे हरित विकास क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पर्यावरण को लेकर हम कार्य नहीं करेंगे तो जो विकास है वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे प्रावधान रहे हैं जो इंडस्ट्री, रिप्स के अंदर मतलब क्या है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। तो जो इन्वेस्टमेंट को आप प्रमोट कर रहे हो तो उसके अंदर आपने बोला अगर कोई व्यक्ति हरित विकास के लिए काम करता है उसको हम एडिशनल बेनिफिट्स देंगे। तो एक तो बेसिक बेनिफिट तो सभी इंडस्ट्री को है जो राजस्थान के अंदर निवेश लेके आएगा, लेकिन अगर कोई हरित विकास का काम करता है उसको एडिशनल बेनिफिट है, वो हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरा, हमने बात किया निर्यात या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन की। एक्सपोर्ट प्रमोशन की खास बात क्या है कि हमने इसके लिए, भारत सरकार भी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए स्कीम लेके आई है। इवन राजस्थान ने खुद ने भी अपनी पॉलिसी ला रखी है कि हमको किस प्रकार से एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना है, एक्सपोर्ट को कैसे इनरिच करना है। तो ये सारी की सारी, उसके लिए आपने देखा होगा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से एक हमारे जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और जो समाज का पिछड़ा तबका है उनके लिए भी उद्यम प्रोत्साहन योजना है, जिसके अंदर जो ब्याज का अनुदान है वो एक्स्ट्रा मिलता है, मार्जिन मनी एक्स्ट्रा मिलती है। इसी प्रकार से हमने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लेके आ रखे हैं, जिसके अंदर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो युवा एमएसएमई के माध्यम से उद्यम करना चाहते हैं उनको हम प्रावधान दें, ब्याज में छूट दें, उनको मार्जिन मनी दें। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमारा जो कौशल विकास का लक्ष्य है इसके लिए हम अभी फिलहाल हमारा जो युवा स्वरोजगार नीति आई है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर जिन लोगों की क्लास 12 तक अपनी एजुकेशन खत्म हो रखी है वो कहीं ना कहीं अगर किसी सर्विस सेक्टर में या किसी विनिर्माण के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए हमने अलग से प्रावधान कर रखे हैं। और ना सिर्फ ये लोग, बल्कि यदि किसी को लगता है कि वो ग्रेजुएट है और उसने आईटीआई वगैरह डिप्लोमा कर रखे हैं, उन्हें किसी चीज की फील्ड की जानकारी है और वो यदि उद्यमी या खुद से स्वरोजगार का काम करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने स्पेशल प्रावधान कर रखे हैं। तो ये सारी जो नीतियां, जो पॉलिसीज हम बात कर रहे हैं, जो ना कि इस साल के इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर लिखी है बल्कि चर्चाओं में थी, बजट के अंदर भी उसकी कुछ की बातें हुई है और ये निरंतर पिछले 6 महीनों में चर्चाओं में थी। तो वो सारी की सारी इस रिप्स की जो पॉलिसी है इसकी गाइडलाइंस के माध्यम से काम करते हुए आगे बढ़ी। तो इसीलिए ये आपको बताना जरूरी है ताकि हम निकाल सकें किस पिलर पे क्या हो रहा है। तो ये इसके मुख्य 3 आयाम है और इन 3 आयामों के साथ मुख्य लक्ष्य क्या है, हमें वातावरण है जो इन्वेस्टमेंट का, जो निवेश का, जो उद्यम का, उसको सुधारना है। तो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इंप्रूव करना है, ये बात करता है। तो ये आपको मेन 3 पिलर याद रखने हैं कि हमारा जो 5 वर्षों में 350 बिलियन पहुंचने का लक्ष्य है 2030 तक, उसके अंदर कौन से, तो हरित विकास है, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना है और हमें कम से कम मानव क्षमता है वो विकास है वो करना है। ठीक है सर, ये बात होगी। अब आगे, आज आखिर क्यों राजस्थान है उसको एक हम चाहते हैं कि उसका इन्वेस्टमेंट, उसका प्रमोशन हो, क्यों निवेश आए और ऐसा कैसा हो सकता है कि राजस्थान में ही आके निवेश करें। तो हमारा कहना है कि हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत के अंदर सर्वाधिक है। ये लगभग 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं, अगर राउंड फिगर करेंगे 3.43 लाख स्क्वायर किलोमीटर बनता है। तो पहली स्थिति में है, मतलब हमारे पास जमीन बहुत अवेलेबल है। और दूसरा जो चैलेंज था हमारा मरुस्थलीकरण, वो आज हमारे लिए एसेट है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, ऑयल, गैस, ये सारी चीजें निकल रही है इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर। इसी के कारण ही तो हमने यहाँ पे रिफाइनरी पचमढ़ी में लगाई, बालोतरा के अंदर हम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। रिसेंटली अगर आपने न्यूज को फॉलो किया हो तो जोजरी का पाथ है, तो हम जालोर के अंदर कच्छ के रण से लेकर के एक नेशनल वाटरवे 48 नंबर, जिसकी डीपीआर अभी बन रही है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको ये भी समझना होगा कि ये वो क्षेत्र है जिससे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकलता है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगभग राजस्थान के अंदर भारत के जितना जाता है उसमें से 39% निकलता है। मात्र जिन राज्यों को ये कवर करता है, तो यहां से उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आपका हरियाणा हो गया, ये उत्तर प्रदेश की तरफ हरियाणा हो गया, उसके बाद दिल्ली है, फिर आपका राजस्थान है। और ना सिर्फ राजस्थान, बल्कि यहां से एग्जैक्टली ये बना नहीं पाया, 1 सेकेंड, ये तो ना सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के बाद आपका ये यहां पर आपका हरियाणा इस तरफ हो गया, थोड़ा मैंने ऑपोजिट साइड पे लिखा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान का तो हाईएस्ट है 39%, एग्जैक्टली ऐसा हो गया 39%। और नीचे आओगे तो आपको गुजरात, इसके अंदर आपका महाराष्ट्र का भी पोर्शन नीचे जाके लगेगा। तो इतने राज्यों में से 39% कहां से निकलता है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राजस्थान से निकलता है। और इस कॉरिडोर के आसपास हमने यहाँ पे एक जो हमारा नीमराना वाला विशेष क्षेत्र बना रखा है,
अजमेर वाला विशेष क्षेत्र बना रखा है। तो ये निवेश के विशेष क्षेत्र बना रखे हैं ताकि इस प्रकार से हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हम गुजरात महाराष्ट्र के जो कोस्ट है वहां पहुंच रहे हैं, वहां समुद्र का यातायात हो सकता है। तो ये एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, इसलिए बोला ना सिर्फ एरिया बल्कि हमारे पास लगभग 10% तो एरिया है। हमारा जो ये जो पॉलिसी आई थी उस वक्त इसने वित्त वर्ष 2023-24 की जीडीपी बताई है और वो कितनी थी 15.3 लाख करोड़। अगर हम प्रेजेंट की बात करें वित्त वर्ष 2025-26 की, तो जो हमारी जीडीपी हो चुकी है वो 15 से बढ़कर 18.75 लाख करोड़ हो चुकी है करंट प्राइसेस पे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। इसने बोला है कि विकास दर 12% के आसपास राजस्थान की बनी हुई है। तो पिछली बार जो है कम से कम 10% तो रही पिछले वित्त वर्ष में नए वाले इकोनॉमिक रिव्यू के हिसाब से। तो राजस्थान अच्छी गति से प्रोग्रेस कर रहा है। और इसके अलावा हमारा पूरे भारत के अंदर जो औद्योगिक उत्पादन होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, उसमें हमारी 5वीं रैंक है। कितनी रैंक है? 5वीं रैंक है। और इसके अलावा राज्य की जीडीपी है उसके अंदर 27% योगदान किसका है? उद्योग का है। अभी भी इतना ही है। आप देखो तो लगभग 25% के आसपास आपका एग्रीकल्चर है, 26% के आसपास हमारा उद्योग है और लगभग 47% के आसपास हमारा सर्विस सेक्टर है। तो मैं आपके लिए वो लिख भी देता हूं एक बार, तो आपको मोटा मोटी आइडिया रहेगा। तो 3 सेक्टर होते हैं, एक कृषि, दूसरा आपका उद्योग या इंडस्ट्री, और तीसरा होता है आपका सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। तो राजस्थान के अंदर यदि एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा जाए तो कुल मिला के राजस्थान का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है या जीवीए या जीएसवीए कहते हैं वो प्रेजेंट में कितना है? 17.12 लाख करोड़। होता क्या है जीवीए? जीवीए होता है कि जो राजस्थान की आपकी जीडीपी है, इस जीडीपी में से आप क्या माइनस कर दो? सर इसमें से सब्सिडी माइनस कर दो और इसके अंदर क्या जोड़ दो? आप टैक्स जोड़ दो। तो जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। यह है कुछ नहीं, आपने कितना संवर्धन किया है वो जीवीए। तो वर्तमान में जीवीए कितना? 17.12 लाख करोड़। ये किसका जीवीए? राजस्थान का। और इस 17.12 लाख करोड़ में से लगभग 4.54 लाख करोड़ जो है वो आपका इंडस्ट्री का है, जो कि कितना परसेंट बनता है? करीब करीब 26.77% के आसपास बनता है। ये लगभग 25.7 के आसपास है, ये 26.5 के आसपास होगा मोटा मोटी। ठीक है, 26% के आसपास है, ये 25.7 है और ये लगभग 47% के आसपास है। तो ये चीजें दिखाती है कि किस प्रकार से 26 से 27% तो योगदान हमारा इंडस्ट्री का, उद्योग का है। और ये जो इंडस्ट्री और उद्योग योगदान करता है इसका भारत के अंदर 5वां नंबर आता है। ये बातें हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि राजस्थान के पास एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं और निवेश में लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। ये पॉलिसी बात करती है। इसके साथ आखिर निवेश की बात करें तो मैंने बताया इसके अलावा क्या है, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास 419 औद्योगिक क्षेत्र है। रिको जो है उसने 17 भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पार्क बना रखे हैं। कम से कम 33 तो इसके पास खुद के अपने अच्छे खासे एरियाज हैं, इन्वेस्टमेंट जोन्स हैं। और यहाँ बताए रखा 419 औद्योगिक क्षेत्र होना बहुत बड़ी बात है, छोटे मोटे सारे मिला करके। और ना सिर्फ ये नीमराणा वाले इन्होंने मेंशन किया है, नीमराणा वाला क्षेत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बना रखा है, विशेष निवेश क्षेत्र घोषित कर रखा है। इसके बाद आप दूसरा देखो, इसका ये कहना है कि हमारे यहाँ से बहुत सारी हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कम से कम 40% उपभोक्ताओं के जो बाजार है उसके हमारी रीच है। क्योंकि जो आपका ये हमारा पश्चिमी गलियारा है, औद्योगिक गलियारा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो जो फ्रेट कॉरिडोर है दिल्ली से भी जोड़ता है आपको, वो हरियाणा से जोड़ता है और नीचे आपको महाराष्ट्र गुजरात जो बहुत बड़े क्षेत्र है उनको जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें 40% मार्केट तक रीच हो जाता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपको बता दिया। उसके बाद इन्होंने गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करी। स्वर्णिम चतुर्भुज साल 1999 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के अंदर एक योजना लेके आए थे और उन्होंने बोला था कि हमें नेशनल लेवल की सड़कों को विकास करना है। और उसके अंदर 2002 के अंदर ये इनका मेन प्रोजेक्ट आया था जिसको हमें क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इसको दिल्ली चुना, ये यहाँ पे आपका मुंबई हो गया, ये चेन्नई हो गया, ये कोलकाता हो गया। इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए हमने नेशनल हाईवे बनाए। तो आज राजस्थान से जो नेशनल हाईवे नंबर 48 निकलता है वो दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है वाया राजस्थान, हो गया। इसी मुंबई से चेन्नई से जाता है, इसको भी हम 48 कहते हैं, क्लियर है। और उसी प्रकार से जब ये चेन्नई से निकल के कोलकाता तक, तब ये नेशनल हाईवे नंबर 16 है। और इसके बाद जब ये कोलकाता से वापस दिल्ली की तरफ जाता है तो ये नेशनल हाईवे नंबर 19 है। और थोड़ा सा यहाँ पे दिल्ली और यूपी के पास में ये
नेशनल हाईवे नंबर 44 भी इसका हिस्सा है। तो यानी कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक यहाँ पे दो नेशनल हाईवे 44 प्लस 19। इस तरफ आपका नेशनल हाईवे नंबर 16, इस तरफ आपका नेशनल हाईवे नंबर 48 और ये आपका कंटिन्यू है 48। नेशनल हाईवे अगर आपको ढंग से पढ़ना है, एग्जाम में आता है, तो आपको ये भी चीज बेसिकली पता होनी चाहिए कि जो नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ हमारे जो नेशनल हाईवे चलते हैं वो हमेशा सम संख्याओं में होते हैं या फिर इवन नंबर्स में होते हैं। जबकि ऐसा कोई भी नेशनल हाईवे जो कि भारत के अंदर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, यहाँ आपका वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, इस प्रकार का जो नेशनल हाईवे होता है इसका नंबर ऑड होता है या विषम संख्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये नॉर्थ से साउथ है, ये भी नॉर्थ से साउथ है, तो 48 नंबर ये एक सम संख्या है। ये भी आप देख सकते हो, ये जो आपका चेन्नई से कोलकाता जा रहा है ये भी साउथ से नॉर्थ है, तो ये भी आपका सम संख्या है 16 नंबर। लेकिन आप ये देखो कोलकाता से लेके दिल्ली आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हो, तो नंबर कितना है 19। और चूंकि यहाँ पे 44 नंबर क्यों है, 44 नंबर हमारे जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाने वाला हमारा जो ऊपर से नीचे का जो नेशनल हाईवे है वो 44 नंबर है। ये भी राजस्थान से निकलता है, धौलपुर के आसपास से, परंतु आपको ये समझना होगा कि ये जो 44 है ये भी नॉर्थ साउथ है, इसलिए सम संख्या है। ऐसा वर्गीकरण भारत सरकार का जो नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट है उसने ये कर रखा है, हमारे मंत्रालय ने कर रखा है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसी को गोल्डन ट्रायंगल बोला है और बोला है कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इसका बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान से निकलता है। और इसके अलावा पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है, उसके भी हम जंक्शन है। पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर कौन सा है, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है, ये आपको मैं इसी मैप में दिखा देता हूं जो हमने बनाया। तो यहाँ पे आपके मुंबई से नीचे मुंबई हो गया, ऊपर आपका गुजरात आ गया। गुजरात के अंदर जो पोरबंदर है, पोरबंदर से लेकर के आसाम के सिलचर में हमारा ये वेस्ट और ये ईस्ट, इन दोनों को जोड़ने वाला एक बड़ा गलियारा है, तो वेस्टर्न ईस्टर्न कॉरिडोर। इस बार का अगर बजट आपने पढ़ा है तो उसके अंदर हमने एक और कॉरिडोर की बात करी है और वो कॉरिडोर है आपके सूरत से निकल करके दानकुनी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, वहां तक जाएगा। इसको हम दोबारा से उसी प्रकार से डेवलप करेंगे जैसे हमने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेवलप किया। और ये जो हम बात कर रहे थे ये गोल्डन ट्रायंगल है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। तो बहुत सारी चीजें हैं राजस्थान में, इसलिए राजस्थान एक मुख्य इन्वेस्टमेंट का रीजन बन सकता है, ऐसा ये पॉलिसी बात करती है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि साहब ना सिर्फ ये, और मैं आपको बता दूं इसमें जो चीजें लिखी है कहीं ना कहीं आपके ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो रिप्स का नाम लेके ना पूछा जाए, लेकिन ऐसा हर एक एग्जाम के अंदर इन चीजों में से गोल्डन ट्रायंगल पूछा जा चुका है, उसके हाईवेज पूछे जा चुके हैं, इसके अलावा जो आपका डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है वो पूछा जा चुका है, इसके साथ जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो वो भी पूछा जा चुका है। आखिर दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा आप देख ही लो। तो ये आपका दिल्ली दादरी बोल सकते हो हरियाणा के अंदर, वहां से एग्जैक्टली रवाना होता है। और ये आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यहां से ये क्या है आपका, इसको आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कह सकते हो। मतलब फ्रेट का मतलब क्या था, मालगाड़ा, माल भाड़ा। तो यहां से आपकी रेलगाड़ी चलती है, वो इस रास्ते से लेके यहां जाती है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, तो वहां इसका जो भी सामान लोडिंग अनलोडिंग होता है। अब ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसका लगभग 39% कहां से निकलता है, राजस्थान से। होगी एक बात क्लियर। अब इसके दोनों तरफ 150 किलोमीटर इस तरफ और 150 किलोमीटर इस तरफ हमने एक जोन बना रखा है। ये जो जोन है आपका यहां से लेके यहां तक, इस जोन को हमने क्या बोला है, ये है आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। क्या नाम है इसका, औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 150 किलोमीटर जो आपकी रेलगाड़ी की लाइन निकलती है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसके इस तरफ इसके उस तरफ, जो ये टोटल 300 किलोमीटर का एरिया है, इसको हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोला है। बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये समझना होगा इसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर आपका नीमराना भिवाड़ी का क्षेत्र आता है, आपका राजसमंद वाला क्षेत्र आता है, आपका अजमेर वाला क्षेत्र आता है, और इवन जो जोधपुर पाली मारवाड़ वाला क्षेत्र है वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये जयपुर दौसा वाला क्षेत्र भी इसके अंदर आता है। तो इस आपका औद्योगिक गलियारे के अंदर हमने बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र और हमारे जो निवेश क्षेत्र है वो बना रखे हैं। तो ये दोनों में फर्क है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कौन सा है और आपका औद्योगिक गलियारा, दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
इसके अलावा आपसे ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमने बोला है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क बना हुआ पॉलिसी, सरकार बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप निवेश करने के इच्छुक हो तो हमारे यहाँ पे वन स्टॉप शॉप है, तो आपको एक ही खिड़की पे आना, मतलब ये भी ऑनलाइन पोर्टल है। इस ऑनलाइन पोर्टल में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल है राज निवेश पोर्टल। हमारे यहाँ पे निवेश को सुदृढ़ करने के लिए साल 1991 में हमने एक संस्था बनाई जिसका नाम है BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। और ये जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, इसके अंदर दो कमिटियां हैं, एक काउंसिल है, इसके अंदर दो क्या है, कमिटियां हैं, एक काउंसिल है और एक हमारे पास एम्पावर्ड कमिटी है। और ये जो है इसके अंदर CM साहब एक के और चीफ सेक्रेटरी दूसरी के जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं। और ये क्या करती है, कम से कम जो 10 करोड़ से ऊपर का आपका निवेश है उन प्रोजेक्ट को आपको अनुमति देती है। अब चूंकि 1991 में हमने ये तो बना तो दिया, लेकिन बहुत सारी कागजी कार्रवाई, लाल फीताशाही, इस कारण से चीजें आसान नहीं हो रही थी। इसीलिए हमने अभी वर्तमान के अंदर साल 2022 में राज निवेश पोर्टल बनाया। राजस्थान में निवेश कीजिए आप। और उसके बाद आप जानते हैं कि जो हमारा इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ उसके अंदर इसकी बहुत चर्चाएं हुई थी, इसीलिए परीक्षा में उसको पूछा जाता है। और ना सिर्फ ये, इसके साथ हमारा इसी को हमने वन स्टॉप शॉप बोला है कि एक बार आपको यहाँ पे आना है, इसके ऊपर लॉगिन करना है, आपको जितनी परमिशन चाहिए, राजस्थान सरकार के कम से कम 17 डिपार्टमेंट इस एक पोर्टल पे अपनी सारी की सारी परमिशन दे देते हैं। तो ये निवेश को कंड्यूसिव बनाने का तरीका है। तो हमारे पास बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क है, सुदृढ़ हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। तो इस कारण से आप आइए, आपका स्वागत है। ये पॉलिसी ये बात करती है। इसके अलावा लास्ट के अंदर हमने बोला कि हमारे पास अगर आप बात करो 16 साल से 35 साल के युवाओं की, तो लगभग उसका परसेंटेज है 2.8 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या 8.3 करोड़ के आसपास है, उसमें से लगभग 3 करोड़ के आसपास तो लोग 16 से 35 साल की उम्र में। और ये आगे आने वाले समय के अंदर और प्रोफेशनल्स बनेंगे। इसीलिए हमने बोला था कि इस नीति का एक और मुख्य है कि हमें कौशल का संवर्धन भी करना है। तो ये चीज दिखाती है कि हम किस प्रकार से राजस्थान के अंदर मल्टी चीजें हैं, जो ये दिखाती है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजस्थान एक बेटर चीज जगह है। ऐसा ही गुजरात ने एक टाइम पे करके दिखाया था, इसलिए गुजरात के अंदर बहुत सारा निवेश गया। राजस्थान आज उच्च अपॉर्चुनिटी में है कि हम निवेश को बुला सकते हैं। ऐसा इस पॉलिसी ने बातें करी। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, ये चीजें हो गई। बहुत सारी चीजें होती है, एक होलिस्टिक तरीके से समझें तो बहुत अच्छा। अगर मेंस वगैरह के आंसर्स लिखने होना, आपको इसको बढ़िया ढंग से, जैसा कि हम करवाते भी हैं यहाँ पर, तो उस चीजों को आप बहुत बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इस रिफ्ट नीति का दायरा क्या है, किसको लागू हो रही है, क्या है। पहले आपको मैंने बता दिया कि ये रिफ्ट नीति कब आई थी, 8 दिसंबर 2024 को आई थी और इसका कार्यकाल 31 मार्च 2029 तक। जितनी भी लगभग पॉलिसीज हैं, सारी की सारी पॉलिसीज हैं, वो 31 मार्च 2029 उसकी डेडलाइन। क्या सारी पॉलिसी की है? नहीं, कुछ लेटेस्ट पॉलिसी उसमें हमने बोला या तो ये होगी, अदरवाइज हम कोई नई नीति लेके आएंगे, उसकी तारीख हो जाएगी, वो हो जाएगी, या फिर इसका 5 साल। एक राजस्थान के अंदर जो हमारी ऊर्जा की नीति है, ग्रीन हाइड्रोजन वाली, वो जो पॉलिसी है जो कि लगभग 2000 KTPA का टारगेट है उसका, ये पॉलिसी की डेडलाइन साल 2030 है। ये एक अलग है, इसको अलग से ध्यान रखना है। बाकी लगभग सबकी 31 मार्च 2029 तक है। आपको गैस करना है तो आप इसको गैस कर सकते हैं। बाकी जो अलग से है हमने उसको बताया। तो ये एक तो बात होगी। डिपार्टमेंट की बात करी तो ये पॉलिसी किसने बनाई है? वित्त विभाग ने बनाई। और दूसरा, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो हमारा वाणिज्य विभाग करेगा। तो ये तो इसकी बातें होगी मुख्य। अब इसके साथ इसके लिए पात्रता शर्तें, इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि लगभग इसके अंदर सब हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो किसान, बहुत सारे किसान मिलकर के FPO बनाते हैं, तो उसके अंदर हमने कहा है कि जो FPO जिसके अंदर कम से कम 50 किसान है वो इसका पात्र होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सब कुछ कॉमन है। 1 सेकेंड, ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कब से कब अवधि है, कौन सा इसके अंदर डिपार्टमेंट है, कौन सा मंत्रालय है, और साथ के अंदर सर इसके अंदर पात्र कौन कौन है। साथ के अंदर एक चीज ध्यान रखना आपको, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि जब भी आपके पास रिफ्स की पात्रता होगी तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ सर आप रिफ्स के लिए पात्रता रखते हैं। और इस पात्रता के टाइम आपको ध्यान रखना है कि उसके 2 साल के अंदर आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि सर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने आप सर्टिफिकेट ले लिया और मैंने कोई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट नहीं किया।
राजस्थान चाहता है कि इफेक्टिवली जो पैसा आए वो लगे और प्रोडक्शन हो। प्रोडक्शन होगा तभी जो हमारे मेन 3 पिलर थे वो इंश्योर होंगे। ये बात होगी मुख्य कौन पात्रता है। अब हमने क्या किया, एक थोड़ा सा समझना आप इसको, हम क्या कर रहे हैं रिस्क के अंदर। आप छोटी छोटी बातें पढ़ते रहते हैं यहाँ वहां से कंप्लीट, ये देखो बिल्कुल आपको ओरिजिनल पॉलिसी से बना के दिया है और आप खुद भी समझ रहे होंगे इसमें कितना कष्ट मेहनत लगी होगी। इन चीजों को समझ के आप समझने का प्रयास करें कि ओरिजिनल कंटेंट की वैल्यू है, जो एग्जाम में पैटर्न्स बदले हैं थोड़ा सा यहाँ वहां से पढ़ने से काम नहीं चल रहा। अब इसके अंदर देखिए हमने 3 स्तर रखे हैं। पहला क्या है, एक मानव प्रोत्साहन पैकेज है सबके लिए। अब अच्छा काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं सबके लिए, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक इन्वेस्टमेंट की मिनिमम सीमा है कि कम से कम आप 50 करोड़ लेके आओगे तभी आप बोल सकते हो कि सर हाँ हम ये अलग अलग, हालांकि टूरिज्म के लिए 10 करोड़ भी लेके आ जाओगे तब भी सफिशिएंट है, तो वो बात करेंगे। कोई अगर सेवा क्षेत्र में आना चाहता है तो 25 करोड़ रुपए निवेश लेके आएगा तब भी हम उसको इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है तो उसको बोल रहे हैं आप कम से कम 50 करोड़ लेके आओ, उसके ऊपर आप कितना जितनी आपकी क्षमता लेके आओ, आपके लिए बहुत सारे पैकेज हैं। दूसरा हमने बोला कि हम एड ऑन प्रोत्साहन दे रहे हैं। पहला कौन सा है, मानक प्रोत्साहन, बेस। आप समझ लो जैसे गाड़ी नहीं आती तो गाड़ी के अंदर एक बेस वेरिएंट होता है, फिर उसके ऊपर अलग अलग वेरिएंट्स बढ़ते रहते हैं और जैसे जैसे वेरिएंट बढ़ता है उसके फीचर्स बढ़ते हैं। बेसिक के अंदर बोलेगा आपके नॉर्मल टायर्स आएंगे सर, उसके बाद बोलेगा सर उसके अंदर अलॉय व्हील आएंगे। बेसिक के अंदर बोलेगा सर आपका जो एसी के स्विचेस होंगे वो केवल यहाँ वहां होंगे। और उसके ऊपर जाओगे तो बोलेगा सर हर जगह आपके एसी के सारा सेंट्रलाइज सिस्टम है या आपके एयर बैग्स टोटल हैं। तो कुछ इस प्रकार से जब गाड़ी लेते हो तो उसका आप देखते हो ना फीचर्स कैसे कैसे बढ़ते रहते हैं। तो राजस्थान ने ये मॉडर्न प्रैक्टिस अपनाई है कॉर्पोरेट में और राजस्थान ने बोला है कि आपका मेन पहले स्तर पे तो मानव प्रोत्साहन है, दूसरे स्तर पे अगर आप कुछ अलग काम करते हो तो एड ऑन है। मैं एड ऑन बताऊंगा कौन सी इंडस्ट्री को हमने शामिल किया। और तीसरा, अगर आप हमें लगता है कि राजस्थान के लिए आप बहुत अच्छे निवेशक हो, स्पेशल निवेशक हो, तो आपको हम अनुकूलित पैकेज दे देंगे, उसको हम मॉडिफाई करके दे देंगे, आपको कैसा सुटेबल है वैसे आपके लिए हम पॉलिसी चेंज भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इसके अंदर, इसलिए मैंने ये बनाया, बहुत जरूरी है। हम समझ नहीं पा रहे चीजों को, सॉरी, तो चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है। अब इधर आइए, मानव प्रोत्साहन पैकेज में क्या बोला कि इसके अंदर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगा रहे हो, कोई सर्विस सेक्टर, कोई एमएसएमई या कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, उन सबको हम इसमें, ये बेस पैकेज है सबके लिए लागू है। एड ऑन किसके लिए है, अगर हमारे जो 3 पिलर थे स्टार्टिंग में, क्या थे पिलर, पहला हरित विकास, पर्यावरण का ध्यान रखना है, दूसरा क्या था, आपको कौशल का संवर्धन करना है, तीसरा आपको निर्यात करना है। राजस्थान आज हमारे यहां से लगभग इस वर्ष का जो आर्थिक सर्वे है वो बोलता है कि लगभग 97,000 के प्रोडक्ट राजस्थान अपने यहां से विदेशों को निर्यात करता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट को लेकर के पॉलिसी भी है और हम चाहते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज हमारा जो निर्यात का डाटा है, एक्सपोर्ट का डाटा है, वो कितना है, तो लगभग 97,000, कितना, लगभग 97,000 करोड़ के आसपास आज राजस्थान क्या करता है, इसको निर्यात करता है। और इस निर्यात के अंदर कौन से सेक्टर हैं, तो नंबर 1 सेक्टर आप जानते हैं हमारा कौन सा है, इंजीनियरिंग गुड्स। दूसरा कौन सा हमारा, दूसरा है हमारा, पहला इंजीनियरिंग गुड्स, दूसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी, तीसरा कौन सा है, मेटल्स है हमारे, धातुएं, रॉ मटेरियल, चौथा अपना टेक्सटाइल है। तो ये मुख्य रूप से 4-5 सेक्टर हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं और कुल एक्सपोर्ट 97,000 का होता है। और इसके अंदर भी यदि आप इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो करीब करीब हमारा 27,000 करोड़ के आसपास तो यही चला जाता है। जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये भी करीब करीब 20,000 करोड़ के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं। मेटल्स है वो करीब करीब 14,000 करोड़ के आसपास हम ये बेचते हैं। टेक्सटाइल है वो तकरीबन आपके 9,000 या 10,000 करोड़ के आसपास जाता है। तो कुल मिला के ये हमारे एक्सपोर्ट्स हैं जो हम विदेशों को बेचते हैं। और इसको एक्सपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए पहले हम रिप्स लाए और रिप्स के बाद हम निर्यात को प्रोत्साहन, निर्यात को संवर्धन देने के लिए अलग से पॉलिसी लेके आए और उसमें हमने बोला कि हमारा लक्ष्य है कि इस 97,000 को साल 2030 तक पहले हमें 1.5 लाख करोड़ करना है। तो लगभग 1 लाख करोड़ तो ये हो गया, इसको क्या करना है, 1.5 लाख करोड़ करना है। आप समझ गए, ये हमारा लक्ष्य है। और ना सिर्फ ये, हमारा ये भी लक्ष्य है कि 2047 तक हमको इसको बढ़ा के $1 ट्रिलियन करना है। ये विकसित राजस्थान के लक्ष्य के अंदर है। तो हम कैसे इनको बढ़ाएं, इसके लिए हम ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। तो ये आपको चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ये लेटेस्ट वाले इकोनॉमिक रिव्यू से है। तो ये हो गया, तो ये हरित विकास, निर्यात और क्षमता विकास, इनके लिए आप काम करोगे तो हम आपको एडिशनल एड ऑन
कोई ना कोई ऑफर देंगे। रिचार्ज करते हैं ना, कई बार रिचार्ज करते हैं तो ऑफर आता है कि सर इसके साथ आपको नेटफ्लिक्स की, अमेजन प्राइम की, हम ये आपको एड ऑन फ्री में ऑफर दे रहे हैं। तो राजस्थान ही बोल रहा है आप इस प्रकार के क्षेत्रों में निवेश लेके आओ ना, हम आपको एड ऑन ऑफर दे रहे हैं। फिर तीसरा हमारा क्या है, अनुकूलित पैकेज। तो हमने क्या बोला, ठीक है सर आपके पास पैसा है, आप राजस्थान में निवेश करना चाहते हो, क्योंकि आप राजस्थान से आकर्षित हुए, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको कस्टमाइज पैकेज देंगे। इसके अंदर क्या है, कुछ बड़े मेगा या अल्ट्रा मेगा ऐसे पार्क आप बनाओ, और उस पार्क आप बनाओगे तो आपको बहुत सारे राज्य सरकार अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट देंगी। तो वो हम अलग थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये जब आप समझोगे ना, तो आपको राजस्थान की बाकी पॉलिसी बहुत आसानी से समझ आएगी। ओके, तो जैसा कि आपने देखा, हम जब मानक प्रोत्साहन पैकेज की बात कर रहे हैं, अपन डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे एक्सपोर्ट से पहले कि 3 प्रकार के हमने इसके अंदर प्रावधान रखे हैं, 3 स्टेज। पहले एक बेस, उसके बाद एड ऑन दिया है, फिर हमने एक आपके लिए कस्टमाइज पैकेज। ये तीनों प्रावधान किसमें, रिप्स में है। तो अब आप बात करते हैं बेस की, कि बेस आखिर है क्या, मानक प्रोत्साहन। तो मानक प्रोत्साहन के अंदर लगभग जो इंडस्ट्री आना चाहती, लगना चाहती, सब शामिल है। बेसिकली चूंकि ये इन्वेस्टमेंट है, एमएसएमई बहुत अच्छा एक सेक्टर है करने के लिए। एमएसएमई के अंदर हमने एक क्लासिफिकेशन हमारी, ये पॉलिसी 2024 के अंदर आई थी, और जो एमएसएमई की क्लासिफिकेशन इस पॉलिसी से आने से पहले थी, उसको हमने रिवाइज कर दिया आज से 6 महीने पहले। तो पहले हमको देखना पड़ेगा एमएसएमई क्लासिफिकेशन है क्या। हमने किया कुछ नहीं एमएसएमई के अंदर। एमएसएमई के अंदर अपन ने क्या किया कि एमएसएमई के 2 चीज है, एक होता है निवेश और एक होता है टेन्योर। हमने एमएसएमई का जो निवेश था उसको कर दिया 2.5 गुना, और जो एमएसएमई का टर्नओवर था उसको कर दिया हमने 2 गुना। बात फॉलो करना, एमएसएमई की जो एग्जिस्टिंग टर्नओवर और उसके निवेश की जो लिमिट थी, निवेश का मतलब होता है आप कितने पैसे लगा रहे हो, टर्नओवर मतलब होता है आप वास्तव में एक साल के अंदर कितना व्यापार कर रहे हो, आपको कम्युनिटीली पैसा कितना प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्नओवर। तो यहाँ पे 2 श्रेणियां थी एमएसएमई के अंदर, इन दोनों श्रेणियों को, निवेश को हमने 2.5 गुना बढ़ा दिया, और जो आपका टर्नओवर था उसको 2 गुना बढ़ा दिया। और इसमें 3 है, एक माइक्रो है, एक स्मॉल है, एक मीडियम है, ये आप जानते हो। तो ये हमने चेंज किया, तो क्या हुआ, ये पुराना वाला टर्नओवर लिखा है, ये पुराना वाला इसलिए लिखा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉलिसी की, और पॉलिसी ने ये डिटेल्स दी रखी थी, तो हमें पता होना चाहिए। फिर रिवाइज हो गया, रिवाइज होने के बाद टर्नओवर 1 करोड़ था, तो हमने 2.5 गुना कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 2.5 करोड़। ठीक है, यहाँ टर्नओवर स्मॉल के लिए 10 था, तो 10 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 25 करोड़। यहाँ पे टर्नओवर आपका 50 करोड़ था, 50 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 125 करोड़। क्लियर है। अब आते हैं हम सॉरी ये निवेश की बात हो गई, अब टर्नओवर की बात करते हैं। टर्नओवर कितना हो गया, 2 गुना, तो 5 का टर्नओवर कितना हो जाएगा, 10 करोड़, 2 गुना। 50 का टर्नओवर कितना हो गया, 100 करोड़। और यहाँ आपका मीडियम के लिए 200 का 250 का 2 गुना कितना हो गया, तो 500 करोड़। तो ये नई हमारी एमएसएमई की क्लासिफिकेशन बन गई। ये तो होगी एक बात, यहां से प्रश्न बन सकता है, इस बार आ सकता है, एमएसएमई की आपकी क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक बात होगी। दूसरा, हमने ये जो आपने एक मानक प्रोत्साहन पैकेज बनाया, इसमें क्या ऑफर दे रहे हो। सबसे पहले हमने बोला कि हमने आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जितना भी आपको बेनिफिट मिलना है रिप्स के अंदर, वो सारा का सारा बेनिफिट मिला करके 5 करोड़ रुपए एक साल, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि आप 5 करोड़ से ऊपर बेनिफिट ले जाओ ना। तो ये जो आपका एमएसएमई के लिए जो भी बेनिफिट है, या फिर जो भी आपका मानक प्रोत्साहन पैकेज है, वो आप 5 करोड़ रुपए से ऊपर सरकार से नहीं लेके जा सकते। 5 करोड़ बहुत होता है, 5 करोड़ का इन्वेस्ट सरकार आपको प्रॉफिट दे रही है, 5 करोड़ रुपए आपको वार्षिक दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हमने बोला कि यदि कोई, ये 125 करोड़ याद रखना, मैं 125 करोड़ को यहां लिख देता हूं, किसी को फोटो लेनी तो आप प्लीज ले सकते हैं, या आप प्लास्टिक के लिए बोला है हमारे रिप्स ने, अगर कोई प्लास्टिक को बदलता है, उसकी जगह आप कोई दूसरा टूल लेके आते हो, कोई वैकल्पिक विकल्प लेके आते हो, तो जब आप ऐसा काम करोगे, प्लास्टिक के लिए कोई विकल्प लेके आओगे, उस कंडीशन के अंदर हम आपको क्या करेंगे, जो भी आपने प्लास्टिक का विकल्प लेके आए हो, उसके लिए आपने कुछ खर्चा किया होगा, कोई फैक्ट्री लगाई होगी, कोई मशीन लगाई होगी, तो वो जो आपका खर्चा है उसके अंदर 50% रुपए आपको हम सब्सिडी दे देंगे। जो आपने निवेश किया ना, उसका 50% आपको पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन ये जो 50% है, ये मैक्सिमम 40 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डन। तो मानक के अंदर स्पेशली प्रोविजन है, एक तो 5 करोड़ रुपए से ऊपर किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा एक साल के अंदर। आप चाहे कोई इंडस्ट्री लगा दो, 5 करोड़ आपका साल का लिमिट है, चाहे आपको हम आपको चाहे उसके अंदर यातायात के लिए देते हैं, चाहे आप कहीं बाहर विदेश में जाकर के कोई मेले लगा रहे हो उसके लिए देते हैं, चाहे आपने हमारे यहाँ से कोई 7 साल में इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स नहीं भरा, एसजीएसटी नहीं भरी, ये सब मिला के 5 करोड़ से ऊपर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक क्लियर। दूसरा, अगर आप प्लास्टिक संबंधित कोई काम करते हो, तो जो आपका उस फैक्ट्री को लगाने में खर्चा लगा है, उसका हम आपको एडिशनल 50% तक सब्सिडी वापस कर देंगे। जो आपने पैसा लगाया ना, 50% वापस मिलेगा, लेकिन ये 50% 40 लाख को क्रॉस नहीं करेगा।
क्लियर है? मैक्सिमम 40 लाख आपको मिल सकता है। डन, इतनी बात हो गई, ये आप एक बात समझ गए। दूसरा, वो जो बात थी हमारी, ये किसकी थी? मानक प्रोत्साहन है, बेस पैकेज, लेकिन किसके लिए था? थोड़ा एमएसएमई को टारगेट किया। यहाँ पे ये भी बेस पैकेज है, ये मैन्युफैक्चरिंग को कॉस्ट होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी हमने सीमाएं बना रखी है। हमने एमएसएमई से बाहर अगर कोई विशेष व्यक्ति जो निवेश करता है, ऐसे लोग, उनके बारे में, तो हमने बोला कि हमारे पास 3 प्रकार के पार्क हैं। एक आपका लार्ज है, एक मेगा पार्क है, एक अल्ट्रा मेगा पार्क है। लार्ज पार्क कौन सा है? जिसके अंदर निवेश की सीमा 300 करोड़ तक है। देखो 50 करोड़ से नीचे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, रेफ्ट पॉलिसी बोलती है कि कम से कम राजस्थान में निवेश करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करना है, तो आपको न्यूनतम कितना निवेश करना पड़ेगा? 50 करोड़। अगर आप 50 करोड़ तक निवेश करते हो तो आपको बेनिफिट ये पीछे वाले मिल जाएंगे। इस 50 करोड़ में आपको मैक्सिमम 1 साल के अंदर 5 करोड़ तक बेनिफिट मिल जाएगा। अब मान लो कोई कहता है कि नहीं सर, मैंने 50 करोड़ से ऊपर का निवेश किया है। अगर आपने 50 करोड़ से लेकर 300 करोड़ तक का निवेश किया है तो हम आपको लार्ज कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा, अगर आपने 300 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक का निवेश किया है तो हम आपको मेगा कैटेगरी में रखेंगे। और यदि आप अल्ट्रा मेगा में जाना चाहते हो तो 1000 करोड़ से आपको ऊपर निवेश करना पड़ेगा। ये एक बेसिक बात होगी। तो ये हमने कैटेगरी से बांट रखा है बेस पैकेज में, लेकिन इनको कुछ अलग प्रोविजन है। अब इनको हमने क्या 3 एरिया अलग अलग बांट रखे। एरिया का मुझे लगता नहीं अपने को जाने की जरूरत है, क्योंकि पॉलिसी में था। मेंस वगैरह में अगर कोई लिखना चाहता है इसको यूज कर सकता है, इसलिए मैंने डाला था, तो हम इसको अभी स्किप करते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आपने इतना निवेश किया है तो सरकार बोल रही है कि जो आपने पूंजी लगाई, इस पूंजी का इतना 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 ये पैसा आपको हम वापस दे देंगे। इतना आपको कैपिटल का सब्सिडी मिलेगा, और ये जो सब्सिडी है वो सरकार आपको 10 सालों के अंदर किस्तों के अंदर वापस चुकाएगी। यानी अगर आपका निवेश 300 करोड़ तक है तो 13% पैसा आपको मिल जाएगा। यदि आपका निवेश 1000 करोड़ तक है तो आपको 17% पैसा वापस मिलेगा। यदि आपका करोड़ 1000 से ऊपर है तो आपको 23% पैसा मिला। ये किसके लिए? कैटेगरी ए के लिए। फिर दूसरों के लिए थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि ये थोड़े स्पेशलाइज कैटेगरी है। इसके अंदर आपका ये है बढ़ता रहता है, सरकार ने कुछ नहीं है, इनको थोड़ा सा एडवांटेज एक्स्ट्रा दिया है, तो इसको अभी आप छोड़ सकते हो। यहां तक ध्यान देते हैं, ये जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के पार्क की बात करी है, लार्ज, मेगा, अल्ट्रा, जिसके अंदर 300 करोड़, 1000 करोड़ और आपके 1000 करोड़ से ऊपर के निवेश की बात करी है। और इन तीनों के लिए हमने कुछ ना कुछ, ये जो EFCI देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो आपने फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, ये जो निवेश कर रहे हो ना 300 करोड़, 1000 करोड़, वही तो है, उसका आपको 13%, 17% और 23% मिल जाएगा। ये होगी बात। इसके साथ हमने, या तो आप ये ले लो, आपके पास ऑफर है कि इनमें से कोई भी आप एक विकल्प चूज कर लो। अगर ये चूज कर लिया तो दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन हमने आपको क्या दे रखा है, आप क्या करो, 10 साल तक जो आपकी सेल्स होगी, जो आपका टर्नओवर होगा, उसका आप हमें 1.2 से लेके 2% के आसपास, अलग अलग एरिया वाइज है, वो आप उतना पैसा सरकार को दे दो। तो ये आपको हम उसके ऊपर, आपने स्कीम का नाम सुना होगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत शानदार काम कर रही है भारत सरकार की योजना है। उसके अंदर 14 सेक्टर्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो उसी प्रकार सरकार ने बोला कि ऐसा काम कर लो 10 सालों तक, तो हम आपको PLI वाला इंसेंटिव दे देंगे, तो आपको 1.2 से लेके 2% तक आप प्रॉफिट ले सकते हो। ये सरकार ने एक ऑप्शन दिया है। ज्यादातर लोग इसमें जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे, अभी उसके अलग अलग कारण से। फिर ये दूसरा ऑप्शन हो गया। साथ के साथ सरकार ने बोला कि एक तीसरा ऑप्शन और देते हैं कि मान लो आपने कोई भी इंडस्ट्री लगा दी, कोई उद्योग लगा दिया, लोग काम करेंगे, और सरकार का मेन पिलर भी है कौशल निर्माण होना चाहिए, रोजगार मिलने चाहिए लोगों को। अगर हमने हर एक चीज के लिए एक न्यूनतम रोजगार की सीमा तय कर रखी है कि मान लो आप A कैटेगरी का उद्योग लगाओगे तो 10,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है, B कैटेगरी का उद्योग लगाओगे तो 30,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये जो न्यूनतम सीमा है, उस न्यूनतम सीमा से आप अधिक लोगों को रोजगार देते हो, यानी कि उससे मान लो 1.5 गुना से 2.5 गुना तक आपने किसी को रोजगार दे दिया, तो सरकार बोल रही है कि आपने चूंकि अधिक रोजगार उत्पन्न किए हैं, इस कारण से हम आपको एडिशनल 10 से 15% टॉप अप एडिशनल बेनिफिट देंगे। ये सरकार की इस MSME पॉलिसी बात करती है। पहला, आप हमसे कैपिटल सब्सिडी ले जाओ। उसके लिए 3 प्रकार के पार्क हैं सर, लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा। निवेश कितना है सर? 300 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ से ऊपर। ऐसा करोगे तो हम आपको जो आपने पूंजी लगाई है उसका 1% वापस दे देंगे। परसेंटेज कितना है सर? अगर लार्ज के लिए 13% है, मेगा के लिए 17% है, अल्ट्रा मेगा के लिए 23%। इसको याद नहीं करना, एक आइडिया के लिए बता रहा हूं। ये आप एक विकल्प चूज कर सकते हो। अगर ये आपको पसंद नहीं है, दूसरा विकल्प सरकार ने बोला कि आप 10 सालों तक आप तो अपना इंडस्ट्री चलाओ, और आप ये किसी पचड़े में मत फंसो, आप तो इंडस्ट्री लगाओ, सामान बेचो। जो आपका साल का सामान बचेगा, बिकेगा, उसका 1.2% से लेके 2% के आसपास, उतना सरकार बोल रही, उतने से हम खुश हैं।
और इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने टर्नओवर लिंक इंसेंटिव बोला है। और इसकी थीम क्या है, भारत सरकार की जो पीएलआई योजना है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसके अंदर 14 सेक्टर हैं, सनराइज सेक्टर भी हैं, उन सब थीम के ऊपर हमारा ये काम चलेगा। तो हमने ये वहां से लेसन सीखा और इस पॉलिसी में ऐड किया, बहुत अच्छा प्रोविजन। और इसके साथ प्रोविजन क्या है, एक और, अगर आप रोजगार क्रिएट करते हो, जो हमारा उद्देश्य है, उससे एक्स्ट्रा 1.5 गुना 2 गुना, तो हम आपको 10 से 15% एडिशनल टॉपअप देंगे। तो जैसा प्रश्न की भाषा है उस हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको पूरी जिस्ट मेंस के हिसाब से लिखनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये एक बात होगी इसके बारे में। देन अब अगर ये तो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले, अब आया सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब क्या था, डॉक्टर, टूरिज्म, हॉस्पिटल्स, ये सारी की सारी टूरिज्म सेक्टर है, ये आपका सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र के अंदर हमने क्या प्रावधान रखे हैं कि आपको उसमें कितना था, कम से कम 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना था। किसमें, विनिर्माण के क्षेत्र में या मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें आपको केवल 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर लो, बहुत है। उसमें 50 करोड़ से ऊपर भी है, 50 करोड़ से ऊपर मेगा अल्ट्रा, सॉरी लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा, तो वो भी है। तो इसमें 25 करोड़ से 25 करोड़ तक का आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करो तो आपको सर्विस सेक्टर का बेनिफिट मिलेगा। और साथ के अंदर हमने क्या बोला, अगर कोई टूरिज्म की यूनिट लगाता है, कोई रिसोर्ट खोलता है, कोई टूरिज्म के लिए पार्क बनाता है, अगर कोई ऐसा काम करते हो तो आपको कम से कम 10 करोड़ रुपए निवेश करना है। अगर आप 10 करोड़ रुपए निवेश करोगे तब भी हम आपको रिप्स के बेनिफिट देंगे। ये भी अच्छी बात है सरकार ने, क्योंकि टूरिज्म राजस्थान की जीडीपी के अंदर 14% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। कितना, 14 से 15%, तो बहुत बड़ी बात है। ये हो गई डन। अब इन चीजों को आप आगे समझो, हम आगे बात करते हैं। तो ये होगा क्लियर। अब एक चीज तो ये तो हो गई, लेकिन यदि किसी के पास, अब ये रिप्स क्या बोलती है, रिप्स पॉलिसी लाने के बाद जो 8 दिसंबर 2024 को हम ये पॉलिसी लेके आए, इसके बाद अगर कोई ये प्रोग्राम चलाता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, उसको हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो पुराने वाले बोले यार हमारी क्या गलती भाई, हमने अगर मान लो 4 महीने 6 महीने 1 साल पहले निवेश कर दिया तो हम कौन से नुकसान में रह गए, आपकी उस टाइम पॉलिसी नहीं थी लेकिन हमने तो निवेश किया। तो सरकार बोलती कोई बात नहीं, आपके लिए भी हमारे पास ऑफर है। क्या ऑफर है, तो आप इधर देखो, आपने जो अभी जो निवेश किया है उस निवेश का अगर आप 25% और निवेश करते हो तब भी हम आपको रिप्स में ले लेंगे। दूसरा, यदि आपकी जो कुल क्षमता है उस क्षमता में यदि आप 20% अपनी क्षमता को और बढ़ा लेते हैं तब भी आपको रिप्स में। कहना क्या चाहता है, मान लो आपने पहले 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, किसमें, विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि मिनिमम सीमा कितनी, 50 करोड़ की है। तो सरकार बोलती है अगर आपने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए, 25 करोड़ और कर दो, 25 करोड़ और कर दोगे तो आपको रिप्स का बेनिफिट मिल जाएगा। चलो एक बार डन। दूसरे सरकार ने बोला कि मान लो आपने कोई टूरिज्म की यूनिट लगाई और आपके पास 100 रूम की होटल है, आप यदि उस 100 रूम की होटल में, जो कि ये रिप्स से पहले बनाई, आपको रिप्स का बेनिफिट चाहिए, आप एक काम करो, आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा दो, 100 रूम की है ना, 120 रूम की कर दो, 20% और बढ़ा दो। यदि आप उसको 120 कैपेसिटी कर दोगे तो हम आपको रिप्स के बेनिफिट उसमें दे देंगे। तो सरकार बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच के साथ ना सिर्फ नई बल्कि जो पुरानी एग्जिस्टिंग जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की सर्विस सेक्टर की यूनिट है उसको भी इसके साथ में ऐड करने का प्रयास कर रही है। अब इसके बाद आप देखो, इसके अलावा हमने इसके अंदर बहुत अच्छा एक प्लान किया है कि कुछ सेक्टर स्पेसिफिक, अगर कोई अच्छे क्षेत्रों में काम करता है उसके लिए हमने और भी बेनिफिट दिए हैं। क्या दिए हैं, अगर कोई आप आईटी सेक्टर में काम करते हो या आईटी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर में काम करते हो तो सरकार ने बोला हम क्या करेंगे, ऐसा करने पर आपको 20% एंकर इन्वेस्टमेंट के बाद की पूंजीगत सब्सिडी उसको बढ़ा देंगे। क्या होता है एंकर इन्वेस्टमेंट, आगे की स्लाइड में बताऊंगा। इसमें सनराइज, एंकर तीनों की बात की, इसको आप अभी एक बार होल्ड रख सकते हैं, इसको बाद में देख लेते हैं। चलो पहले आपको वहां समझा देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके साथ कुछ नए नए हमारे और इंडस्ट्रीज आ गई, इसको समझने से पहले एक चीज आप और समझ लो। एड ऑन हो गया, ठीक है, ये भी एड ऑन हो गया। ये इधर देखो आप, इस पॉलिसी में एक हमने विशेष बात करी है, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि पीछे वाली चीजें आपको समझ में आ सके, फिर वापस आएंगे। क्या बात करी हमने बोला है कि यदि कोई आप कैसी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो, थ्रस्ट सेक्टर, या आप काम करते हो एंकर सेक्टर, या आप करते हो सनराइज सेक्टर, आपसे पूछा जा सकता है क्या है ये, थ्रस्ट सेक्टर क्या होता है, एंकर सेक्टर क्या होता है, सनराइज सेक्टर क्या होता है। तो सनराइज सेक्टर तो उसे कहते हैं जिसके अंदर आगे आने वाले भविष्य के अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो ये तो होगा आपका सनराइज सेक्टर। एंकर इन्वेस्टर और थ्रस्ट सेक्टर वो होता है जिसके ऊपर सरकार खुद चाहता है कि इसे अभी के अभी हमें इस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। मान लो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, टूरिज्म हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया। तो आप देखो किस प्रकार से सरकार का फोकस है। अगर भारत के लेवल पे देखो तो इस बार के बजट के अंदर बायो फार्मा शक्ति मिशन चला है, तो इसका मतलब आपका फोकस थ्रस्ट सेक्टर कौन सा हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, तो उसे थ्रस्ट सेक्टर बोलेंगे। तो सर ये एंकर सेक्टर क्या होता है, एंकर सेक्टर उसे कहते हैं जिस सेक्टर के अंदर एक थीम को अगर आप क्रिएट करते हो तो उसके आसपास नई इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। उदाहरण फिल्म इंडस्ट्री, क्या बताया मैंने आपको, फिल्म इंडस्ट्री,
हमारे लिए फिल्म प्रोत्साहन की नीति आ रखी है। फिल्म इंडस्ट्री अगर क्रिएट होती है तो उससे लोकल डिमांड क्रिएट होती है, लोकल कंजम्पशन बढ़ता है, उसके आसपास होटल्स की डिमांड बढ़ती है। तो वो एक एंकर इन्वेस्टर है जिसके माध्यम से अगल बगल में एंसिलरी एक्टिविटीज क्रिएट होती है। मान लो आपके यहाँ पे राजस्थान के अंदर कहीं पर भी एक किसी प्राइवेट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्लांट आ जाए, जैसे ही वो प्लांट आएगा उसके आसपास टायर इंडस्ट्री, ब्रेक इंडस्ट्री, रबड़ इंडस्ट्री, ये सारी की सारी इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने लग जाएगी। तो वो जो छोटे छोटे इंजन के कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको हम एंकर इन्वेस्टर कह सकते हैं। तो थ्रस्ट सेक्टर क्या हो गया? थ्रस्ट सेक्टर जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के लेवल पे फार्मा, राजस्थान के लेवल पे टेक्सटाइल, ये भी थ्रस्ट सेक्टर बना रखे हैं, या फिर टूरिज्म। उसके बाद हमारा सनराइज सेक्टर कौन सा है? सनराइज सेक्टर वो है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, डाटा सेंटर्स। आप समझ गए? एवीजीसी, ऑडियो वीडियो गेमिंग और कॉमिक्स, एवीजीएक्स, तो ये सारी की सारी नई चीजें, वो क्या है? एआई, ये सारा का सारा कैसा है? सनराइज सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर जिसके हमने एडिशनल आपको ऑफर दे रहे हैं, ये 3 सेक्टर्स की बात करिए। तो अब हम वापस चलते हैं यहां से, पहले पीछे अपन जहां थे। तो यहाँ पे जो ये विशेष क्षेत्र की लाभ बात करी ना, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? एंकर बूस्टर। तो ये बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं। अब मेन चीज वापस आते हैं। तो हमारे 3 प्रकार की मेन थीम थी। एक बेस था मानक, मानक को हमने देख लिया, मानक को 2 लेवल पे देखा। पहले आपने मानक वाला जो बेस है वो किसके लिए देखा? सर हमने देखा एमएसएमई के लिए। फिर हमने देखा सर कोई जो इसमें आपके इंडस्ट्री अपना निर्माण के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग में लगाना चाहता है उसके लिए देखा, उसमें 50 करोड़। उसके बाद आपका 3 प्रकार के उसमें अंदर हमने पार्क बना रखे हैं। तो पहला लार्ज है, फिर मेगा है, फिर अल्ट्रा मेगा है। उसके बाद क्या देखा? उसके बाद सर इसमें निवेश की सीमा 1000 करोड़ से ऊपर तक भी कर सकते हैं। फिर हमने कुछ स्पेशल ऑफर्स भी दे रखे हैं। इसके बाद हम गए सर्विस सेक्टर में। तो सर्विस सेक्टर में अगर आपको करना है, रिप्स का बेनिफिट लेना, तो 25 करोड़ से ऊपर का निवेश लाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई टूरिज्म की यूनिट खोलते हो तो 10 करोड़ से ऊपर का निवेश करना पड़ेगा। तो ये तो उसने बात कर ली। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि सर ठीक है, आपका ये दोनों हो गया, टूरिज्म हो गया, नॉर्मल निवेश हो गया, इसके अलावा भी कुछ स्पेशल सेक्टर पे जाने तो आपको और बेनिफिट मिलेंगे। तो ये बात करने के बाद अब हमारा क्या है? भविष्य के कुछ स्टार्टअप, R&D, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, 200 सेंटर बनाना है राजस्थान को। तो ये जो बात है इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? तो सरकार ने बोला अगर कोई स्टार्टअप है तो उसको 5 करोड़ 1 साल के लिए मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। अगर कोई आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई भी आप अच्छी कोई इनोवेशन करके उसका आप IP लेते हो, आप उसका पेटेंट लेते हो, आप उसका कॉपीराइट लेते हो, तो उन क्षेत्रों को जो उसका ये कॉपीराइट लेने में, पेटेंट लेने में खर्चा लगा, उस खर्चे का हम आपको 75% रिफंड कर देंगे। लेकिन वो 75% 5 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा हमने क्या बोला? अगर आप GI या ट्रेडमार्क कुछ भी लेते हो और जो भी आपका खर्चा लगता है, इसके अंदर जितना केंद्र सरकार खर्चा देती है उतना राज्य सरकार आपको खर्चा दे देगी। ये बात होगी डन। फिर इधर आते हैं। फिर हमने बोला R&D, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या टेस्टिंग लैब्स। तो इन सब चीजों की अगर कोई स्थापना करता है और इन सब चीजों के लिए कोई, मान लो कोई R&D की यूनिट है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रही है। R&D के अंदर क्या है प्रॉब्लम की भारत का मात्र 0.67% पैसा ही GDP का R&D के अंदर निवेश होता है। तो बड़ा चैलेंज है। तो अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या कर रही है? उन्होंने प्लान चेंज कर दिया। अब उनकी पॉलिसीज के अंदर बोला है, काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर को बोलते हैं कि आप R&D में निवेश करो, हम आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। रिप्स के अंदर भी ऐसी बात है कि यदि कोई ऐसी यूनिट है जो केवल रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है, तो वो यूनिट अपने बंदों को, अपने कार्मिकों को यदि कोई ट्रेनिंग देती है R&D के अंदर, उस ट्रेनिंग में अगर कोई खर्चा लगता है तो उसका 50% खर्चा सरकार वहन करेगी। लेकिन आपको उसके अंदर जो व्यक्ति ट्रेनिंग पे है ना, मैक्सिमम 10,000 रुपए हर एक महीना, एक आदमी के लिए 12 महीने तक, मतलब 1 साल का एक आदमी को 1 लाख रुपए सरकार उस कंपनी को दे सकती है। लेकिन मैक्सिमम 20 ही आदमी को। यानी एक कंपनी R&D के अंदर निवेश कर रही है तो सरकार ने क्या बोला, उस R&D में यदि आप निवेश कर रहे हो तो हम एक आदमी को 1 महीने के लिए मैक्सिमम कितने रुपए दे सकते हैं? 10,000 रुपए। तो कितने महीने दोगे आप? 12 महीने। तो मोटा मोटी छुट्टी उट्टी काट कुटा के 1 लाख रुपए बनता है। अदरवाइज छुट्टी उट्टी नहीं है तो 1,20,000 बनता है। तो इतना पैसा सरकार उनको देगी, लेकिन मैक्सिमम 20 आदमी को ही देगी किसी कंपनी के। कंडीशन क्या है कि वो जो कंपनी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी आ गया करवा लिया। इससे क्या R&D का हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। फिर दूसरा इन हाउस R&D। यदि किसी ने कोई पेटेंट लिया, कॉपीराइट लिया, ट्रेडमार्क लिया, तो इसमें जो आपका खर्चा लगा उस खर्चे का 50% सरकार बोलती है कि हम आपको दे देंगे। मैक्सिमम कितना? 1 करोड़ तक। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपका खुद का होना चाहिए, आपका खुद का आपने बना रखा हो, अपने ही यहाँ से डेवलप। ऐसा नहीं बाहर से कोई टेक्नोलॉजी लाए और फिर कोई इनोवेशन किया, नहीं, खुद की इन हाउस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ये हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, टेस्टिंग लैब, इनके लिए और स्टार्टअप्स के लिए अलग से प्रावधान कर रखे हैं ताकि दोनों ही इंडस्ट्री हमारे राजस्थान के अंदर फ्लरिश करे। क्लियर है। अब इसमें दूसरा जो टियर था वो था एड ऑन। तो एड ऑन प्रोत्साहन के अंदर हमने क्या क्या ध्यान रखना, इससे हम ग्रीन ग्रोथ हमने बात की थी। तो एड ऑन के अंदर हमने बोला कि अगर कोई फैक्ट्री जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करती है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो गया या कोई ऐसी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी, तो उसमें जो खर्चा लगा उसका 50% आपको वापस दे देंगे। अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है तो उसको 7 साल के लिए जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का विद्युत का शुल्क होता है उसके अंदर 100% की छूट है। ऐसा नहीं कि बिजली माफ है, बिजली माफ नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो स्टेट का टैक्स लगता है वो आपको छूट दे देंगे। फिर आओ इधर, अगर कोई नई मशीन लगाते हो जो पर्यावरण के फ्रेंडली है, क्लीन टेक्नोलॉजी वाली है, तो ऐसी मशीन लाओगे तो उस मशीन के अंदर आपको 10% सरकार बोलती है कि हम आपको जो भी उपकरण खरीदे उसको बेनिफिट दे देंगे। साथ के अंदर सरकार ने बोला कि अगर ऐसा कोई काम करते हो जिससे उस उद्योग को ग्रीन रेटिंग मिलती है तो हम आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस करने में 50% उसकी जो फीस है उसका आप दे देंगे। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो फीचर्स आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे फीचर्स किसके लिए है? हमारी जो एड ऑन इंसेंटिव है। बेसिक देख लिया था, उसके ऊपर एड ऑन है, अगर ये काम आप करोगे तो इतना आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये सब बेनिफिट मिला करके 5 करोड़ से ऊपर नहीं मिलेगा छोटी वाले इंडस्ट्रीज को। बात खत्म। अब हमारा एड ऑन के अंदर 2 चीज और ध्यान रखना। एक क्या था, हमें क्षमताओं का विकास करना है और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। क्षमताओं के विकास के लिए उधर तो जब पीछे अभी हम R&D वाले पे काम कर रहे थे तो वो लार्ज स्केल पे फोकस था। यहां बोला कि यदि कोई क्षमता विकास का काम कर रहा है तो हर महीने हम 4,000 रुपए एक एम्प्लॉय को, वहां कितना दे रहे थे 10,000, यहाँ 4,000 दे रहे हैं। ये पैसा आपको 6 महीने तक मिलेगा, वहां 12 महीने के लिए। तो वहां 1,20,000 बन रहा था और ये भी मैक्सिमम कितने 20 कर्मचारियों के लिए। दूसरा, अगर कोई कंपनी है वो एम्प्लॉयज लगाती है तो उनका जो PF वगैरह करता है, सिक्योरिटी करता है, तो इन सब का 50% जो खर्चा है वो 7 साल तक कौन उठाएगा? राज्य सरकार उठाएगा। मान लो 3,000 रुपए PF भरना है तो 1,500 रुपए केंद्र सरकार, राज्य सरकार भर देगी, 1,500 वो इंडिविजुअल कंपनी वाला भरेगा। निर्यात के लिए क्या बोला हमने? निर्यात के लिए पहली बार ऐसी बात हुई है कि जो इसमें सबसे पहले जो पहली बार निर्यात की बात करेंगे उसको एडिशनल बेनिफिट है। कैसे है? एक, हमारे पास तो क्या है कि राजस्थान के अंदर 3 तो आपके इनलैंड कंटेनर डिपो है, एक एयर कार्गो टर्मिनल है। जो एयर कार्गो टर्मिनल कहाँ है? जयपुर में है। और इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ है? जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा। इनका इस्तेमाल करते हो तो आपको एडिशनल छूट है। और ना सिर्फ ये, जो आपका माल ढुलाई का खर्चा आएगा उसके अंदर 25% आपको वापस रिफंड हो जाएगा। इवन जो आपका फ्रेट है, यही माल ढुलाई है, इसके अंदर आप ये देखो इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट है, ये इन्हें बात करी। अब आते हैं मेन, जो आपका मल्टीप्लायर स्पेशल इंसेंटिव, वो क्या है? थ्रस्ट सेक्टर, एंकर सेक्टर, सनराइज सेक्टर, तीनों बता दिए मैंने आपको। थ्रस्ट सेक्टर में काम करोगे 10% एडिशनल टॉपअप, एंकर में काम करोगे 20% एडिशनल, सनराइज सेक्टर में काम करोगे 25% एडिशनल आपको टॉपअप मिलेगा। समझ गया आप? दूसरा, ब्याज के अंदर छूट है 7 सालों के लिए। 5 करोड़ तक का लोन लोगे 6% छूट है, 10 करोड़ तक का लोन दोगे 4% छूट है, 50 करोड़ का लोन लोगे 3% छूट है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट है। इसके अलावा अगर कोई ग्रामीण पर्यटन पे काम करता है, कृषि की टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसको 1% एडिशनल छूट है और ये बेनिफिट आपको 10 साल मिलेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि मदर एंसिलरी इकोसिस्टम, तो मैंने आपको एंकर इन्वेस्टर बताया था, वो यही काम करते हैं। एंकर इन्वेस्टर क्या करते हैं? मदर एंसिलरी इकोसिस्टम मतलब क्या है? मैंने आपको बताया, ऑटो की कोई फैक्ट्री लगा दो आप। जब ऑटो की फैक्ट्री लगाओगे उसके बगल के अंदर छोटी छोटी और फैक्ट्रियां लगेगी। यदि वो छोटी फैक्ट्री अपना माल 50% माल उस मदर फैक्ट्री को दे रही है तो इसका मतलब वो मदर एंसिलरी इकोसिस्टम है। और अगर ऐसा किया तो इसके अंदर जो 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर दोनों होनी चाहिए, मदर कंपनी और उसकी छोटी वाली कंपनी, तो आपको हम एडिशनल बेनिफिट देंगे। तो इस प्रकार की बातें इस पॉलिसी के अंदर जो की गई है वो बहुत शानदार तरीके से की गई है। तो ये, इसके अलावा जनरल क्या क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी जो ड्यूटी लगती है वो 7 साल के लिए माफ है। मंडी का जो शुल्क है वो भी आपका 100% रिफंड कर देंगे 7 साल के लिए। स्टाम्प ड्यूटी है वो भी 100% माफ ही है, लेकिन करना क्या है? 75% तो आपको छूट दे रखी, भरनी नहीं है। 25% भरोगे, 25% का हमसे रिफंड ले लेना। ये बात हो गई। फिर लास्ट के अंदर बोला है कैपिटल फंडिंग सपोर्ट। यदि आप कहीं से मार्केट वगैरह से पैसा उठाते हो तो सरकार बोल रही है हम इसके लिए 50% आपकी हेल्प करेंगे, मार्केट से पैसा अगर आप लेते हो तो इस प्रकार से ये जो पॉलिसी है वो बहुत हॉलिस्टिक तरीके से बात करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली बात हमने कवर कर ली। तो ये रिप्स हमारी यहाँ पे एंड होती है। तो रिप्स पॉलिसी एक हॉलिस्टिक पॉलिसी है जो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर निवेश के पूरे माहौल को बदलने का हौसला रखती है। हम ऑलमोस्ट सारी पॉलिसीज इसी थीम पे कवर करने वाले हैं ताकि एक बार पॉलिसी करें सारी चीजें समझ में आ जाए। तो इसके साथ अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉलिसी में। थैंक यू, जय हिंद।